दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से माताजी को पता चल गया था कि उनकी अहमियत एक नौकर के बराबर थी। उसके आगे की लाइन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो आप अंत तक बने रहिए। सुमित्रा देवी पल्लू से अपनी आंखें पोंछी, मोबाइल को फिर से गेम मोड में सेट कर दी। अब उनका हाथ यंत्र 40 चम्मच से डोली को खाना खिला रहा था, पर दिमाग में तूफान का बवंडर मंडरा रहा था। तो ये उपयोगिता है मेरी, इनके बच्चे पालो, इनके घर में मेड की हैसियत से रहो, इनके घर कोई मित्र आ जाए तो मित्रों के लिए चाय नाश्ता बनाओ, ये कहीं टूर पर जाएं तो इनके घर की चौकीदारी करो। मेड और मुझ में क्या फ़र्क है? मेड भी तो वही सब करती है जो मुझसे करवाया जाता है। बस फ़र्क है तो मेड तनख्वाह लेती है। मेड को माजी ना कहकर आंटी जी कहते हैं। ये लोग मेड पसंद ना आए तो बदली जा सकती है, माँ बदली नहीं जाती, भगा दी जाती है। अगर मैं आर्थिक रूप से सुदृढ़ न होती तो ज़रूर ओल्ड एज होम भेज दी जाती। ओल्ड एज होम। सुमित्रा देवी विचारों के भंवर में डूब उबर ही रही थी कि डोरबेल बजी। उठकर उन्होंने दरवाज़ा खोला। निवेदिता थी। अगले 1 घंटे में निवेदिता जल्दी जल्दी तैयार हुई और स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकल गई थी। इस समय सुबह के 9:15 हो रहे थे। निवेदिता की वापसी शाम को 4:45 बजे तक होती थी। तब तक डॉली और घर के उनके हवाले होता था। कल तक सुमित्रा देवी खुद को इस घर की स्वामिनी समझती थी। आज उन्हें लग रहा था कि वह तो महज एक मेड है, जिस पर घर के मालिकों को इतना विश्वास है कि उनकी मर्जी के बिना कोई ताला नहीं लगाया जाता है। देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं थी। परिवार के व्यक्ति से परिवार को सहयोग की अपेक्षा रहती ही है। बेटे और बहू ने कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं की थी। उनकी आवश्यकताओं का पूरा पूरा ध्यान रखा था। 58 साल की उम्र में होने वाली शारीरिक व्याधियों से सुमित्रा देवी भी अछूती नहीं रहती थी। उन तकलीफ़ों का इलाज भी बेटा ही करवाता था। मशरूफियत की वजह से बेटा वक्त तो नहीं दे पाता था, पर ऑफिस से लौटने के बाद भले ही 1 मिनट के लिए ही सही, पर आकर पूछ जाता था कि माँ कैसी है, तबीयत कैसी है, कोई ज़रूरत तो नहीं है। सुमित्रा देवी इतने में ही निहाल हो जाती थी, पर कभी कभी मन में चोट भी लगता था, खास तौर पर तब जब बेटे बहू के मित्र घर पर आते थे। उनका भी मन करता था कि वह नए लोगों से घुले मिले, पर उन्हें उठकर जाना पड़ता था। अगर वह खुद उठकर नहीं जाती तो मेहमान को लेकर बेटा बहू दूसरे कमरे में चले जाते थे। अक्सर छुट्टियों वाले दिन बेटे बहू कभी शॉपिंग करने, कभी किसी मित्र के घर या रेस्टोरेंट जाते थे। माँ तुम ही चलोगी? कभी किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ, फ़ोन आ जाता था कि माँ खाना मत बनाना, हम लोग खा कर आ रहे हैं और आपके लिए भी खाना ला रहे हैं। कभी किसी मशहूर रेस्टोरेंट का नाम छपे कार्ड बोर्ड के डब्बे में लजीज खाना होता था, तो कभी लंच बॉक्स में घरेलू दावत का खाना। वह मन महसूस कर खाना खा लेती थी, मुंह से कोई शिकायत भी नहीं करती थी, पर दिल में एक कसक तो रहती ही थी। शरीर ही बूढ़ा हुआ था, ख्वाहिशें कभी बूढ़ी नहीं होती। रेस्टोरेंट में सिर्फ पेट नहीं भरता, वहाँ के माहौल को भी एंजॉय किया जाता है। नए नए तौर तरीके सीखे जाते हैं। लिबास सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं पहना जाता तो एक चादर भी काफ़ी था। नए फैशन के कपड़े पहनना क्यों ज़रूरी होता है? क्या आधुनिक जीवन जीने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना होगा, पुनर्जन्म लेना होगा, या इसी जीवन में दकियानूसी विचारों से मुक्ति पानी होगी? घंटों तक उधेड़-बुन में लगा दिमाग बहुत कुछ सोच गया। सुमित्रा देवी शिक्षित थी, समझदार भी थी, सिर्फ चतुर बुद्धि नहीं थी। उन्होंने स्वयं के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। खुद को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया था। जब खुद के बारे में सोचना शुरू किया, तब सबसे पहले एक ही वक्त दिमाग में आया कि मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ, मैं किसी का मुहताज नहीं।
पति ने मेरे लिए पुरखों की ज़मीन जायदाद, लखनऊ का घर, बैंक में बैलेंस और सबसे बड़ी चीज़ माहाना पेंशन छोड़ा है। पैसों की कमी नहीं है। मैं जो दो दो लौंडी रख कर खुद की सेवा करवा सकती हूँ। मुझे इन बहुओं ने लौंडी समझ लिया है। मैं इनके लिए खाना बनाऊं, मेहरी ना आए तो झाड़ू पोछा करूं, इनके बच्चे पालूं और महीने के आखिरी दिनों में जब इन लोगों की जेब खाली हो तो खर्चे के लिए रुपए भी दूं। वाह भाई वाह, त्याग मैं कर रही हूँ और त्यागी ये लोग कहलाते हैं कि देखो बूढ़ी माँ को कितना प्रेम में रखते हैं। आक्रोश से भरे मन से उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब बहुत हुआ। अब किसी के साथ नहीं, खुद के साथ जीना है। दूसरों की इच्छा की नहीं, खुद की इच्छा की करनी है। डोली खेलते खेलते सो गई थी। उन्होंने डोली के चारों ओर तकिया लगाया ताकि वह लुढ़क कर गिरे नहीं और अपनी अटैची से एक पुरानी सी डायरी निकालकर उसमें दर्ज लखनऊ के कुछ नंबरों पर अपने मोबाइल फ़ोन से बात की। वहाँ से उन्हें जो भी सुनने को मिला उनके हाथ पांव सुन्न हो गए थे। फिर उन्होंने गांव के रिश्तेदारों को फ़ोन किया। वहाँ की खबर भी अच्छी नहीं थी। पति को मरे 6 माह ही हुए थे कि बेटों ने लखनऊ का मकान बेच दिया था। अगले 2 सालों में गांव की संपत्ति भी बेच दी गई थी। जरूर बैंक अकाउंट भी खाली ही होगा। अब समझ में आया कि बेटों ने दिल्ली मुंबई जैसे महंगी जगहों पर, वो भी पोश इलाकों में, इतना जल्दी इतना बढ़िया मकान कैसे ले लिया था, इतनी महंगी गाड़ी कैसे ले ली थी। वह जिसे बेटों की तरक्की समझ रही थी वह धोखा था, फरेब था, खुद से, अपनी जड़ों से, अपनी माँ से, अपने पुरखों से, सबसे। सुमित्रा देवी लखनऊ के एक बैंक में अपने परिचित अधिकारी को फ़ोन की, अपना परिचय दी, अकाउंट नंबर बताया और अपने अकाउंट का स्वास्थ्य पूछा। अनुमानन बैंक अधिकारी इस तरह की सूचना फ़ोन पर नहीं देते, पर पूर्व परिचित होने के का लाभ मिला। सुमित्रा देवी का अंदाज़ा सही निकला। सारे फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने से पहले आहरित कर लिए गए थे। लॉकर में पड़े गहनों का भी कोई भरोसा नहीं था। अंगूठी चैन जो वह पहनती थी के अलावा सिर्फ पेंशन ही उनका सहारा था।